हेलो देयर एवरीवन, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिल्डर्स। और आज हम लेके आए हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या जिसको आप नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सीधा आपके बोर्ड के जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर चलते हैं। तो क्या है ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी? कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, समझने लायक। तो है क्या, मतलब डार्विन ने जो थ्योरी हमें दी थी, अपनी डार्विन की थ्योरी जो थी नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें डार्विन पूरी तरह से नहीं समझा पाए थे कि जो वेरिएशंस उन्होंने एक पॉइंट बताया था हमें कि वेरिएशंस हैं बहुत सारी। तो ये एक्सप्लेन करना तो ठीक है कि वेरिएशंस है, लेकिन वेरिएशंस कैसे हैं वो डार्विन नहीं बता पाए थे। ठीक है। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने हमें क्या, एक पॉइंट जो हमें पता चलता है इसमें कि वेरिएशंस अगर हैं तो क्यों हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा ये सब आता है। तो और भी कई सारे पॉइंट्स थे जो डार्विन अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो वो सब इनमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके कुल मिला के हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं जो हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है जीन म्यूटेशंस। ऑलराइट, जीन म्यूटेशंस। तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट। तो जीन म्यूटेशंस है क्या? तो जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं और उनकी जो मतलब शेप, उनका जो स्ट्रक्चर, वो सब मेंटेन होता है हमारे जीन्स में। ठीक है। मतलब किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे प्लेस होंगे, सब कुछ हमारे जीन्स में बनता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी जीन है, ये एक जीन मान लीजिए, ऐसे नहीं होता है, क्रोमोसोम पे होता है वो जीन, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये जीन जो है, हो सकता है इसमें कुछ चेंज आ जाए। मतलब अगर हम, अब मैं चलिए आपको क्रोमोसोम भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये ऐसे क्रोमोसोम है और ये उसके ऊपर मैंने आपको जीन दिखा दिया। ठीक है। तो ये जो जीन है इसका होगा क्या? मान लीजिए कि ये किसी किसी भी प्रोसेस की वजह से कुछ भी हो गया बॉडी में, ऊपर नीचे डिवीजन के वक्त, ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये कोई मामूली बात नहीं है गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा एक, मतलब हालात पलट देने वाला एक फिनोमेना हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो इससे बिल्कुल ही शेप चेंज, स्ट्रक्चर चेंज, सब कुछ चेंज हो जाएगा प्रोटीन का। तो इसी प्रोसेस में कुछ प्रोटीन्स बन जाते हैं, मतलब कुछ डिफरेंट तरह का इजाद हो जाता है, मतलब कुछ इन्वेंट हो गया, नया नए तरह का प्रोटीन बन गया हमारे पास। ठीक है। तो होता क्या है असल में? तो ये जब बन गया तो अब दो चांसेस है, या तो ये प्रोटीन एक बेहतरीन प्रोटीन बनेगा जो कि पिछले प्रोटीन से अच्छा होगा, या तो ये प्रोटीन एकदम बेकार प्रोटीन बनेगा जो इंसान को मार डालेगा। मतलब कुछ ऐसा अंदर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मतलब इस इंसान को जीने तो नहीं दूंगा मैं। मतलब प्रोटीन ऐसे हो सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात थी कि प्रोटीन, नया कुछ इन्वेंट हुआ, किसी साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंट किया, तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो लोगों के बेनिफिट के लिए हो सकता है, या तो हार्मफुल हो सकता है लोगों के लिए। ठीक है ना। वैसे ही प्रोटीन है, प्रोटीन या तो बेनिफिशियल होगा या तो हार्मफुल होगा। तो इसी तरह ये पहला पॉइंट आ गया कि जीन म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन्स बनते हैं। कभी अच्छे प्रोटीन्स बन जाते हैं तो कभी बुरे प्रोटीन्स बन जाते हैं। अच्छे प्रोटीन्स बनेंगे तो जो हमारी जो स्पीशीज़ है वो आगे बढ़ेगी, मतलब अपना रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक ठाक से सर्वाइव होगी, मतलब अच्छे से ग्रो करेगी अपने एनवायरनमेंट में। और अच्छा नहीं बनेगा तो स्पीशीज मर जाएगी बिफोर रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज। तो वो जो जीन्स होते हैं जो ये म्यूटेशंस के थ्रू गुजरते हैं, तो ये जो जीन्स होते हैं ये आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता नहीं है, जानवर पहले ही मर जाता है, ऑर्गेनिज्म पहले ही मर जाता है, तो ये आगे बढ़ती नहीं है स्पीशी। ऑलराइट। तो ये था हमारा पहला जो पॉइंट था हमारा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस, राइट। तो थोड़ा भारी लफ्ज़ है हमारे लिए, लेकिन इजी है बहुत। क्रोमोसोमल एबरेशंस यानी कि क्रोमोसोम में चेंज आना, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली या फिजिकली। मतलब अगर ये क्रोमोसोम है तो या तो इसका टूट जाना, या तो इसका कुछ बेंड हो जाना, या तो सर्कुलर फॉर्म में कुछ भी, किसी भी तरह से इसमें क्रोमोसोम में चेंज आना, इसको हम क्रोमोसोमल एबरेशंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये था क्रोमोसोमल एबरेशंस। इसके तीन तरह से हो सकता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है। तो होगा क्या, तीन पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी अगर हम देखें, पहली पॉसिबिलिटी है कि एक स्मॉल फ्रैगमेंट क्रोमोसोम का, आप चलिए मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा जो मैंने इस बॉक्स में रखा है, ये हिस्सा कट गया इसका। ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इतना क्रोमोसोम बचा। तो हो, अब जो ये छोटा सा पार्ट है जो इस डब्बे में था यहाँ पे, ये वाला पार्ट, तो हो सकता है कि ये चला जाए अपने एरिया से, मतलब बॉडी डिजॉल्व कर ले या बाहर फेंक दे इसको किसी तरह से, कुछ भी, मतलब इसके साथ ना रहे। ठीक है ना। तो ये एक अलग तरीके से चला जाए तो उसको हम डिलीशन बोलते हैं। ठीक है। डिलीट हो जाना,
राइट। तो ये था पहला तरीका जो हो सकता है क्रोमोसोम के साथ जो हशर किया जा सकता है। दूसरा है कि मतलब ये अगर हम लेके आए यहाँ पे ये छोटा सा टुकड़ा और यहाँ पे हमारे पास एक और क्रोमोसोम है, तो हो सकता है कि ये टुकड़ा इसके साथ चिपक जाए, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाए, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम था और ये टुकड़ा इसके ऊपर ऐसे चिपक गया, तो हो सकता है ये भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, लोकेशन का ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास टाइप है तो वो हो सकता है कि मान लीजिए कि ये हमारा क्रोमोसोम था और ये टूट गया इतना सा हिस्सा, ठीक है। अब यही हिस्सा जो यहाँ पे टूट चुका है यहाँ आ गया और ये यहाँ जाके इसके नीचे वाले एंड से जुड़ गया, ठीक है। क्रोमोसोम सेम है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर वाले हिस्से से निकल के नीचे वाले हिस्से में, मतलब आप बोलेंगे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ऊपर जुड़े नीचे जुड़े क्रोमोसोम एक ही है, नहीं फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन बोलते हैं, मतलब इन्वर्टेड हो जाता है कि ये प्रोसेस एक तरह से, तो ये इन्वर्जन है। तो ये आगे तीन चीज़ें आपकी आ गई, तो डिलीशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, ठीक है। तो ये था दूसरा पॉइंट हमारा, जो कि था क्रोमोसोमल एबरेशंस, ऑलराइट। तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो रिकॉम्बिनेशन है। तो लफ्ज़ ही बता रहा है कि रिकॉम्बिनेशन, लिख लेते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो जो ही मियोसिस होता है, चलिए मियोसिस नहीं, जो जब डिवीजन होता है मतलब किसी भी तरह से, तो क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाती हैं। तो होता क्या, मान लीजिए कि हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं इस तरह से और ये, और इन क्रोमोसोम्स पे इस तरह से तीन तीन जीन्स हैं, एक दो तीन, और यहाँ पे भी एक दो तीन। तो और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं और इन पे जो जीन्स होते हैं, ये कुछ ऐसे ही चिपके नहीं होते, इनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब सेल डिवीजन के वक्त कि कुछ ऐसा हो गया कि ये जो 2 है ये ऊपर आ गया और ये जो 1 है ये नीचे आ गया, तो 2 1 3 हो गया। और सेम यहाँ पे भी हुआ कि 5 4 6 हो गया या 6 5, कुछ तो मतलब जीन में ऑल्ट्रेशन आ गई, मतलब जो जीन की ओरिजिनल पोजीशन थी वो वहाँ से हट के दूसरी जीन की जगह आ गया और वो जीन उसकी जगह आ गया। तो ये जो हमारा ये कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हुई, जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो ये रीशफलिंग हुई जीन्स की, तो ये इसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारा, जो हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है वो है हमारा नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन की थ्योरी का एक पॉइंट है, नेचुरल सिलेक्शन, ऑलराइट। तो ये आगे हमारे तीन पॉइंट और ये रहा चौथा पॉइंट। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन था उसमें डार्विन ने कहा था कि वही स्पीशी, मतलब वही स्पीशी अडेप्ट करेगी एक एनवायरनमेंट में, एक हैबिटेट में जो उसके केपेबल होगी। मतलब वही एक एग्जाम्पल दी थी डार्विन ने, बहुत मशहूर एग्जाम्पल है कि जिराफ्स दो तरह के थे। मान लीजिए, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है लेकिन आप समझ जाएंगे, इतना मैं समझ सकता हूँ। मान लीजिए कि ये एक जिराफ है, सॉरी, और ये एक और जिराफ है। तो डार्विन के मुताबिक दो तरह के जिराफ्स थे उस टाइम पे, एक लंबी गर्दन वाले और एक छोटी गर्दन वाले। तो लंबी गर्दन वाले जो जिराफ्स थे वो ही बच गए। क्यों? क्योंकि कंडीशंस ऐसी हो गई कि लंबी गर्दन वाले जिराफ्स जो थे वो खाना खा पाए। कैसे? जो पेड़ थे ऊपर, जब ज़मीन का सारा हैबिटेट जो है, जो ज़मीन पे सारा फूड था, चाहे ग्रास था या कुछ कोई भी प्लांट्स थे, वो ख़त्म हो गए। तो अब इन दोनों के बीच कंपटीशन आ गया। तो बचे क्या? ज़मीन का सब खत्म, बचे लंबे लंबे पेड़। तो लंबे लंबे पेड़ कौन खाएगा? जिसकी लंबी गर्दन। लंबी गर्दन किसकी? लंबी गर्दन वाले जिराफ की। तो जिराफ ने, लंबी गर्दन वाले जिराफ ने लंबे लंबे पेड़ खाए और आज लंबी ज़िंदगी गुजार रहे। तो ये वाली स्पीशीज़ का हो गया दी एंड, और ये हमें अभी भी दिखती हैं जंगलों में। तो ये बताया डार्विन ने कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कि एनवायरनमेंट उसी स्पीशी को सपोर्ट करता है जीने में जो उसमें जीने के लिए कैपेबल हो। तो यही था डार्विन का पॉइंट जो नेचुरल सिलेक्शन का था। तो अब जो हम एक और पॉइंट देखने जा रहे हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, वो है आइसोलेशन, ठीक है। तो आइसोलेशन में डार्विन ने, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि जब न्यू स्पीशीज़ अराइज हो जाती हैं पेरेंटल स्पीशीज़ से, मतलब चाहे आप मान लीजिए कि ये एक वोम्ब है, माँ का पेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो इसके अंदर 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो उस टाइम पे ये बहुत मतलब ऐसी स्किन नहीं होती है जैसी आप अभी अपने ऊपर देखते हैं, बहुत नाजुक स्किन होती है। अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी उंगली से ही पेनिट्रेट करेंगे तो आर पार हो जाएगा एम्ब्रियोनिक लाइफ से थोड़ा आगे फीटल स्टेज में। तो क्या होता है कि इन तीनों के जो अंदर के जीन हैं, जो जीन्स हैं, मतलब जो अंदर के क्रोमोसोमल फैक्टर्स हैं, जो सब कुछ जो ये इनके जो जीन्स हैं वो एक्सचेंज ना हो, इसलिए रिप्रोडक्टिव बैरियर्स हैं इनके इर्द गिर्द, ठीक है। तो वो इनको आइसोलेशन में रखते हैं, मतलब एक तरह से अलग कर देते हैं सबसे, एक दूसरे से अलग, मतलब ये अलग, ये अलग और ये अलग। इनके इर्द गिर्द एक बैरियर टाइप, जिससे इसके इसमें जीन्स ना चले जाएं, इसके इसमें, और मतलब आपस में जीन्स एक्सचेंज ना हो। तो इसलिए एक रिप्रोडक्टिव बैरियर बन चुका है जो इनको आइसोलेट करता है, और इस प्रोसेस को हम आइसोलेशन बोलते हैं। तो ये थी जो हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी थी, या जो नियो डार्विनिज्म जो हम जिसे कहते हैं, उसके कुछ 5 पॉइंट्स जो आप समराइज करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही थियरी है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड अप फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।